नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर इस बेहद खास ब्रॉडकास्ट में। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। विपक्ष अपने रवैये पर अड़ा और संसद की कार्यवाही फिर हुई है बाधित। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आम सहमति बनेगी? बताएंगे अगले 1 घंटे में। हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर और क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष समेत सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील। विपक्षी गठबंधन की भी बैठक। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा 2 बजे तक के लिए स्थगित। भारत चीन सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री के नेतृत्व में विशेष दल की बैठक। एनएसए ने कहा सीमा पर शांति और स्थिरता कायम। द्विपक्षीय संवाद हुए अधिक सार्थक। चीन के विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। मुंबई में भारी बारिश के कारण जगह जगह भरा पानी। कई जगहों पर थमी लोकल ट्रेनों की रफ्तार। स्कूल कॉलेज बंद। निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। दिल्ली में यमुना उफान पर। एशिया कप क्रिकेट के लिए भारतीय पुरुष टीम का चयन आज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज और विश्व कप के लिए महिला टीम का भी होगा ऐलान। शुरुआत करेंगे एनडीए की मीटिंग से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की आज संसद भवन परिसर में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का सभी से परिचय कराया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया। एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया कि एक अच्छे और योग्य उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में विपक्ष के सभी साथियों से सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की है। तो संसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी के दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। तो यहां पर उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर इस वक्त सहमति बनाने का एक प्रयास एनडीए की ओर से। लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है, यहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का यहां पर ऐलान हो गया है। बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। तो यहां पर इंडी गठबंधन खेमे से खबर आ रही है कि बी सुदर्शन रेड्डी को उन्होंने नॉमिनेट किया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का ऐलान यहां पर हो गया है। तो इंडी गठबंधन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार यहां पर तय हो गया है। बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की इसकी घोषणा। तो यहां पर इंडी गठबंधन की तरफ से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का यहां पर ऐलान हुआ है और
ऋषि इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे आगे जानकारी के साथ, हम आके बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर जहां पर आ रही है कि बी सुदर्शन रेड्डी को यहां पर इंडी गठबंधन ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में उनका चयन किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं बी सुदर्शन रेड्डी। इंडी गठबंधन लगातार कई दिनों से इस बात को लेकर माथापच्ची कर रही थी और यहां पर फाइनली आखिरकार उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार चुन लिया है। ऋषि इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, यहां पर इंडी गठबंधन की ओर से अहम खबर आ रही है, यहां पर सुदर्शन रेड्डी का नाम यहां पर चुना गया है। कहीं ना कहीं दक्षिण बनाम दक्षिण उपराष्ट्रपति चुनाव की ओर से होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल से कुछ खबरें थी कि एक आम सहमति की गुंजाइश को तलाशा जाए और यहाँ पर एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद पुरजोर कोशिश की गई और उसके लिए राजनाथ सिंह जी को नियुक्त किया गया कि वो विपक्ष के नेताओं के साथ बात करें, लेकिन अंततोगत्वा विपक्ष नहीं माना और उसने अभी जिस तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है कि वो भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे INDIA गठबंधन की ओर से, तो ऐसे में अब ये मुकाबला स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई भी आम सहमति नहीं है, बल्कि दो उम्मीदवार आमने सामने हैं। और हम जानते हैं कि 21 तारीख यानी कि कल नामांकन की अंतिम तारीख है। 22 तारीख को जो जांच है नामांकन पत्रों की वो होती है और उसके बाद 25 तारीख नाम वापसी का आखिरी दिन है और हम जानते हैं कि 9 सितंबर को फिर मतदान होना है। जो गुंजाइश है अभी कह सकते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है, तो 25 तारीख तक की ही है जिसमें कि नाम वापसी का है, लेकिन इस समय फ़िलहाल कह सकते हैं कि अब आमने सामने का मुकाबला है और दोनों ही जो घटक दल हैं भारतीय राजनीति के, जिसमें NDA और INDIA, इन्होंने अपने अपने उम्मीदवार को सामने रख दिया है। तो ऐसे में अब मुकाबला प्रत्यक्ष है और मुकाबले में दोनों ही पक्ष अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ऐसे में NDA उम्मीदवार के पक्ष में पहले से ही कुछ और समर्थन जुटाने की जो प्रयास थे उसमें सफलताएं मिल रही हैं। कल हमने देखा था YSR ग्रुप ने भी कहा था कि वो समर्थन देने के लिए तैयार है। संभवतः दक्षिण की जो सियासत है उसको टटोलने की कोशिश की गई थी NDA उम्मीदवार की तरफ से, लेकिन इसी के प्रतिफल के तौर पर जो कांग्रेस और बाकी के दलों ने ये तय किया है कि दक्षिण की पृष्ठभूमि से ही किसी उम्मीदवार को उतारा जाए, ताकि जो कोशिश NDA की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लाया जाए उसमें कुछ विराम लग पाए। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े बताते हैं दोनों ही सदनों में, उसमें NDA का बहुमत है पूरी तरीके से और उनके उम्मीदवार को जीतने में किसी भी तरीके की कोई कमी दिखाई नहीं देती है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होती है, तो ऐसे में एक कवायद ज़रूर होती है अपने अपने पक्ष में मतदान कराने की और जो पूरी परिस्थिति बनती है उसमें अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश होती है। लेकिन अब मुकाबला आमने सामने का दिखने लगा है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कहीं ना कहीं दक्षिण बनाम दक्षिण बनाने का प्रयास यहाँ पर विपक्ष की ओर से हुआ है। जो आम सहमति की अपील की जा रही थी वो यहाँ पर ध्वस्त होती भी और वहाँ से नाम का ऐलान हो गया है। इस वक्त क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से जब ये नाम आया है, कल कांग्रेस के सांसद गोगोई ने कहा था कि आम सहमति बनाने का प्रयास जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी विफल हो गई। देखिए, संकेत मिलने लगे थे कि इंडी गठबंधन अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा उपराष्ट्रपति पद के लिए और जो NDA के उम्मीदवार है उसका एक तरह से सर्वसम्मत से समर्थन इंडी गठबंधन और सभी लोग नहीं करेंगे। ये बात इंडी गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से संकेत मिल गए थे। उम्मीदवार के नाम का पता चल गया है। NDA के उम्मीदवार का पहले ही ऐलान हो चुका है। आज उनका स्वागत हुआ NDA की संसदीय दल की बैठक में। NDA से इतर YSR कांग्रेस ने समर्थन दिया है। नवीन पटनायक की पार्टी से बात चल रही है। इंडी गठबंधन से इतर जो दल हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। संकेत ये है कि कुछ और दलों का समर्थन मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि कल यानी 20 तारीख को नामांकन होना है NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन का और उनके लिए जो प्रस्तावक वो उसकी तैयारी हो रही है। 4 सेट बनाए जाएंगे कहा जा रहा है और जो NDA के जो शीर्ष नेता हैं और घटक दलों के जो शीर्ष नेता हैं या फिर फ्लोर लीडर्स हैं
वो प्रस्तावक के तौर पर होंगे। ये तैयारी एनडीए की तरफ से हो रही है, कल नामांकन होना है। इस बीच अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की तरफ से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है, जिसकी संभावना थी कि इंडी गठबंधन अपने उम्मीदवार को उतारेगा, ये संकेत दे दिए गए थे। अब बात सबकी नज़रें इसी पर हैं कि एनडीए से इतर कौन कौन और दल साथ में आते हैं एनडीए उम्मीदवार के। और दूसरी बात यह है कि जो पहले से स्पष्ट है कि अगर आप आंकड़े को देखें, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर जो मतदान होता है उसमें एक जो साधारण बहुमत जिसको होता है वो जीत जाता है, इसको ज़्यादा मत मिलते हैं। उस लिहाज से आप स्पष्ट तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि एनडीए उम्मीदवार की राह बिल्कुल आसान है और वो अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। चूँकि आप जो अंक गणित है वो यही कहता है, एनडीए को एक अच्छा बहुमत हासिल है लोकसभा में, और राज्यसभा में भी बीजेपी अपने दम पर 100 से ऊपर है, 102 सीट है, एनडीए के साथ मिलकर बहुमत के आंकड़े पर है। तो ऐसे में जब राज्यसभा और लोकसभा की सीटों को मिलाकर आप देखें तो एनडीए के पास और बेहतर बहुमत आ जाता है, तो कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन राजनीति में कई बार संकेतों का मतलब होता है, कई बार उम्मीदवार उतार कर ये बताया जाता है कि वो सत्ता पक्ष के साथ किसी भी मुद्दे पर खड़े नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि आज ये कवायद और हुई थी और ये अपील भी की गई कि विपक्ष विचार करे, अगर सर्वसम्मत से सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन हो। राजनाथ सिंह ने ऐलान के बाद से ही लगातार कई दलों से और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के मुखिया हैं उनसे बातचीत की थी और तमाम क्षेत्रीय दलों से भी उनकी बातचीत हुई थी। लेकिन संकेत कल से ही मिल रहे थे कि इंडी गठबंधन अपने उम्मीदवार को उतारेगा और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। आज बैठक हुई पहले कांग्रेस के नेताओं की एक अहम स्ट्रेटजी बैठक और उसके बाद ऐलान हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। तो निश्चित तौर पर अब कवायद है नामांकन की, कल परसों तक नामांकन की आखिरी तारीख है। कल एनडीए उम्मीदवार नामांकन करने जा रहे हैं और हो सकता है कि परसों यानी अंतिम दिन इंडी गठबंधन के उम्मीदवार नामांकन करें, चूँकि प्रस्तावक बनाने और ये सब जो प्रक्रिया होती है। तो अब देखना होगा कि ऐसा लग रहा है कि अब दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवार के नाम सामने हैं और जो मतदान की प्रक्रिया है उससे गुजर कर जो अगला उपराष्ट्रपति है वो देश को मिलने जा रहे हैं। हालांकि अगर आंकड़े देखें तो स्पष्ट तौर पर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में है, सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में। बिल्कुल ऋषि, यहाँ पर आंकड़े तो यहाँ पर सत्ता पक्ष के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई। सपा की तरफ से कल बयान आया था कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको लेकर आम सहमति बननी चाहिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का उन्होंने जिक्र किया था। किस तरह से इंडी गठबंधन में इस पूरे नाम को लेकर या उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरह की कवायद रही, जो अलग अलग स्वर सुनने को मिले, किस तरह से वो उसको देखते हैं आप? देखिए, इस समय जो हालात हैं, ख़ास तौर से अगर हम संसद के मानसून सत्र को भी देख लें तो दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष ने सत्ता पक्ष के सामने खास तौर से दोनों सदनों में उछाल रखा है, उसको लेकर जो गतिरोध है वो हम दोनों सदनों में देख रहे हैं। हालांकि इस तरीके के गतिरोधों का इस तरीके जो पद होते हैं उनके चुनाव से बहुत ज़्यादा सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन जो परिस्थिति होती है कि उसका ज़रूर मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष इस समय सत्ता पक्ष के साथ टकराव की स्थिति में है और अब वो ऐसे किसी भी संदेश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता जिसमें कि वो ये दिखाई दे कि वो सत्ता पक्ष के साथ है, क्योंकि एक तरफ वो किसी एक मुद्दे पर बहुत ज़्यादा आक्रामक है। तो इसमें कोशिश तो ज़रूर हुई थी और तमाम राजनीतिक दलों ने, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस के भी सांसदों ने संकेत दिए थे कि आम सहमति बननी चाहिए। लेकिन जब ये आकलन किया गया कि इसका नफ़ा नुकसान क्या होगा, तो मुझे लगता है कि एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारने में ही INDIA गठबंधन को मुझे लगता है सियासी लाभ जरूर दिखाई दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सारा का सारा दारोमदार है वो पॉस्चरिंग का है और जिस तरीके से आंकड़े हैं वो तो जैसे शैलेंद्र भी बता रहे हैं कि आंकड़े तो उनके पक्ष में है ही नहीं विपक्ष के साथ में, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो उम्मीदवार को सामने ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग ही है और देश के सामने ये जताने की है कि वो किस तरीके से सत्ता पक्ष के साथ प्रतिरोध में खड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यकीनन यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन हैं जो जिनके बीच होगा चुनाव। शैलेंद्र, फिलहाल आप
बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर बने रहने के लिए। लेकिन हमसे आगे भी आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस तरह से सिंधु जल समझौते को लेकर अन्यायपूर्ण और एक तरफा जो रहा है, इतिहास की कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल विवाद को लेकर नेहरू पर करारा हमला बोला है। इस विषय पर लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। बीजेपी के मुख्य सचेतक लोकसभा में डॉक्टर संजय जायसवाल हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री आज नेहरू को लेकर बहुत आक्रामक नजर आए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, क्या? लेकिन एक सवाल तो जरूर है कि सिंधु जल समझौता जो पूरे तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया, 3 नदियों का सारा पानी, और इतना ही नहीं किया गया बल्कि जिस जमाने में 10 ग्राम का महज सोने की कीमत 2 रुपए होती थी, उस जमाने में 83 करोड़ देके उनके सारे नहरें बनाई गई। आज जो भारत में पंजाब हरियाणा के बीच में जल को लेकर विवाद होता है, हरियाणा दिल्ली को लेकर विवाद होता है, सिंधु जल समझौता नहीं होता, ये कोई विवाद नहीं होते। और दुनिया में ऐसा कौन समझौता होता है जिसमें आप सारा अपने यहाँ से निकला हुआ पानी उठा के दूसरे देश को दे देते हैं? ऐसा तो हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा पाप था जिसको ठीक करने का काम कांग्रेस के अन्य पापों की तरह, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे सिंधु जल समझौता हो, इन सभी को ठीक करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। संसदीय दल की बैठक में जो एनडीए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनका प्रधानमंत्री ने अभिनंदन भी किया, स्वागत भी किया, और क्या सभी को ने स्वागत किया। जो उनका एक्सपीरियंस है सांसद के तौर पर, जो उनका एक्सपीरियंस है झारखंड के राज्यपाल के तौर पे, तेलंगाना, पुडुचेरी, महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पे, और वो सभी से हमेशा समन्वय बना के चले, चाहे झारखंड के रहे, चाहे तेलंगाना के रहे, या फिर महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक जब विपक्ष का शासन था वो रहे, सभी से समन्वय बना के वो चले। इसलिए एनडीए के सदस्य के रूप में मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के चेयरमैन का पद को सभी दलों को एक साथ मिलकर समर्थन देना चाहिए। लोकसभा में मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो पद होता है या राज्यसभा के चेयरमैन का पद, वह पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा एक आम सहमति बनाकर इस चुनाव को संपन्न कराया जाना चाहिए। इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, पहले बांटा देश और फिर बांटा जल, कैसा ये समझौता था जिसमें 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया और सिर्फ 20% पानी पूरे देश के लिए? इस मुद्दे को लेकर पहले भी प्रधानमंत्री काफी मुखरता से अपनी नाराजगी जता चुके हैं और एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया गया, यानी कि साफ कर दिया एक बार फिर भारत ने कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। जय, आप जानते हैं कि जब सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया था, यानी रद्द किया गया था, तब ये स्पष्ट तौर पर बात भारत की तरफ से कह दी गई थी कि पाकिस्तान का जो रवैया है, यानी पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, और ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही गई थी कि ये दरअसल जो समझौता है एक तरफा है और उसमें भारत के हितों को ध्यान नहीं रखा गया था। हम जानते हैं कि भारत की 3 नदियों का पानी, 80% पानी पाकिस्तान को देना, ये अपने आप में देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं उनके साथ एक तरह से अन्याय था। और जब ये कदम उठाया गया, और अब जानते हैं कि अब भारत सरकार की जो योजना है वो नहर बनाकर इस नदी के, तीनों नदियों के पानी को इन राज्यों तक पहुंचाने की है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक, जिससे यहाँ पर पानी की कमी पूरा की जा सके। तो निश्चित तौर पर आज जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक हो रही थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का परिचय कराया गया। उस दौरान ये बात आई स्पष्ट तौर पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक गलती थी एक तरह से, जो सिंधु समझौता किया गया था एक तरफा था और इससे पाकिस्तान को फायदा था, भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा गया था। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही गई कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है और हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि
ग्लोबल स्तर पर काफ़ी उठापटक हो रही है, ऐसे में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके जो तमाम संकेतक है वो बहुत मजबूत है। ये जिक्र भी आज की बैठक में किया गया है। तो इस बीच जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का स्वागत अभिनंदन किया गया, उस दौरान ये बात महत्वपूर्ण बातें कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया। ये ऐसे संकेत मिले और हम जानते हैं कि तमाम सांसदों ने कहा, और पहले भी हमने देखा कि इस बात को पुरजोर तरीके से सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता रहा है कि जो सिंधु नदी समझौता था वो दरअसल भारत के हितों को अनदेखी करके किया गया था, और ये अपनी गलती कांग्रेस ने पहले मानी भी थी। बिल्कुल, और कांग्रेस ने अपनी गलती मानी थी कि कैसे जो उसके तमाम प्रावधान थे वो पूरी तरह से एक तरफा थे। भारत को डीस्लेटिंग यानी कि उसकी सफाई के भी उस समय इजाजत नहीं दी गई थी और पूरा का पूरा एक तरफा था। ये बेहद महत्वपूर्ण बात एक बार फिर यहाँ पर पीएम ने बहुत ही करारे शब्दों के साथ रखी है। देखिए, देश को ये जानना जरूरी है कि क्या गलतियां हुई थी बीते दशकों में। जब देश को आज़ादी मिली तो उस वक्त हमें अपने हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त के नेतृत्व ने कैसे पाकिस्तान के हितों का ध्यान रखा, इस बात को बीजेपी और सत्ता पक्ष ने कई बार रेखांकित किया है। और इसी बात को हमने देखा कि आज संसदीय दल की बैठक में ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखी गई है कि नदियों का पानी हमारा, लेकिन 80% पाकिस्तान को जाएगा। डिसिल्टिंग हम नहीं कर सकते, यानी अपने साइड में नहरों की सफाई भी पाकिस्तान के साथ बातचीत से पहले नहीं कर सकते उस बारे में। और तीसरी बात है कि हम उनको नहर बनाने के लिए पैसा दे रहे थे। उस वक्त अगर आप देखें तो जो राशि है वो काफ़ी बड़ी थी, अगर आज के लिहाज से देखें तो ये सब बातें जनता को जानना जरूरी है कि कैसे जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के हितों की अनदेखी करते हुए ये समझौता हुआ था। और यही वजह है कि जब हमने इस समझौता को भारत सरकार ने रद्द करने का फैसला किया, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह के बयान दे रहा है, किस तरह से वो बयानबाजी कर रहा है कि अगर भारत ने नहर बनाई तो वो चुप नहीं बैठेगा। यानी जाहिर है कि पाकिस्तान को ये पता है कि कितनी अहमियत दरअसल इस समझौते की पाकिस्तान के लिए थी, और भारत को जब पानी था जो भारत के हिस्से आना चाहिए था, भारत के किसानों के हित के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए था, वो अभी तक पाकिस्तान को मिलता रहा था, जिससे पाकिस्तान के एक बड़े इलाके की खेती बाड़ी पुष्पित पल्लवित हो रही थी। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की जो बौखलाहट है कि पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण ये, बिल्कुल जो पाकिस्तान की बौखलाहट है उसके आगे भी यहाँ पर प्रधानमंत्री की जिस तरह से कड़ी निंदा की है एनडीए की बैठक में, साफ तौर पर भारत अपने इस कड़े रुख पर कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र। और यहाँ पर आज की और एक बेहद अहम खबर, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 अंतरिक्ष मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच काफी लंबी, विस्तृत और रोचक बातचीत हुई। इससे जुड़ा करीब 10 मिनट का वीडियो अब पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। मुलाकात के दौरान शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन के अपने अनुभव पीएम मोदी को बताए। जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जस्ट मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो वो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, जो वैसे ही रहता है सर, और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के, आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं, और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस, आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा, तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। तो किस तरह से
अंतरिक्ष में उनका रहना था और किस तरह से मुश्किल हुई जब वापस धरती पे आए, तमाम अनुभव उन्होंने साझा किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वहीं पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से भारतीयों को लेकर दुनिया के अन्य देशों के लोगों के मन में क्या चलता है इसके बारे में पूछा, तो शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जिससे भी मिला सभी लोग बेहद खुश हुए। भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं। जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको ये इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? इसके अलावा बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि स्पेस स्टेशन और गगनयान भारत के बड़े मिशन है, जिसमें शुभांशु शुक्ला का अनुभव देश के काम आने वाला है। अब स्पेस स्टेशन और गगनयान सर, जो हमारे बड़े मिशन है सर, उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, स्पेशली सर क्योंकि जिस तरह का कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट आपके द्वारा जो है इस स्पेस प्रोग्राम को सस्टेन्ड बजट एवरी ईयर इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स, जैसे कि चंद्रयान 2 सर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने कहा कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, ऐसे ही फेलियर होने के बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है और ये पूरी दुनिया देख रही है सर, तो कहीं ना कहीं सर हमारी इस समय क्षमता भी है और इस समय पोजीशन भी है, तो हम यहाँ पे एक लीडरशिप रोल एक्वायर कर सकते हैं सर। और एक बहुत बड़ा एक टूल होगा अगर एक ऐसा स्पेस स्टेशन जो लेड बाय भारत बट बाकी लोग आके उसका हिस्सा बने। मैंने सुनी सर आपने जो आत्मनिर्भरता इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग वाली आपने बात की थी सर, तो ये सारी चीजें एक ही तरह से जुड़ी हुई है। जो विजन आपने जो अभी दिया है हमें ये गगनयान का और बैस का और फिर मून लैंडिंग का सर, बहुत बड़ा ड्रीम है सर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के मुद्दे पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के कारण गतिरोध दूर नहीं हो सका है और इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग पर अड़े विपक्ष के सदस्यों ने मंगलवार को भी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। मॉनसून सत्र के पिछले 4 सप्ताह के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण एक दिन भी शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल सकी। सत्र के अंतिम सप्ताह के दूसरे दिन भी शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं हो सकी। उपसभापति हरिवंश ने सुबह विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत 4 विभिन्न विषयों पर चर्चा कराने के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव के 20 नोटिस मिले हैं। ये सभी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। उनका इतना कहते ही विपक्ष के सदस्य अपनी जगह से उठकर जोर शोर से बोलते हुए आसन की ओर बढ़े। उपसभापति ने हंगामा करने वाले सदस्यों से अपनी जगह पर लौटने और सदन की कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया। इस बीच उपसभापति के संज्ञान में लाया गया कि कुछ सदस्य सदन में बैज लगाकर आए हैं।
इस पर उपसभापति ने कहा कि सदस्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नियमों के अनुरूप नहीं है। सदन में अव्यवस्था का माहौल देख उपसभापति ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। तो राज्यसभा में लगातार विपक्ष का हंगामा जारी और विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय से भारतीय भाषा अनुभाग में कार्मिकों की संख्या से जुड़ा सवाल पूछा गया। सवाल का जवाब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय से तमिलनाडु में PMAYG के अंतर्गत लाभार्थियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया। सवाल का जवाब ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तमिलनाडु की सरकार गरीबों के लिए मकान बनवाने के लिए काम नहीं कर रही। उन्होंने ये भी कहा कि हम हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि गरीबों के मकानों के काम को मंजूरी दें। प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से ICAR की जिम्मेदारियों से जुड़ा सवाल पूछा गया। सवाल का जवाब कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। और बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावा आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया में अब तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से आपत्तियां या दावे प्राप्त नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक आम मतदाताओं की ओर से कुल 52,275 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इनमें पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ने और अपात्र नाम हटाने की मांग की गई है। इनमें से 1,765 मामलों का निस्तारण 7 दिनों के भीतर किया गया है। इसके अलावा अब तक 1,73,016 नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 और घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किए हैं। इनमें वे युवा शामिल हैं जिन्होंने 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर ली है। तो बिहार SIR मुद्दा लगातार जो संसद में भी छाया हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का यहां पर काम जारी है। और आज की अहम खबर जहां पर भारत चीन सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के नेतृत्व में नई दिल्ली में 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर वार्ता हो रही है। इस दौरान अजीत डोभाल ने जोर देते हुए कहा कि हाल के महीनों में भारत चीन संबंधों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है तथा द्विपक्षीय संवाद अधिक सार्थक हुए हैं। डोभाल ने इस प्रगति का श्रेय पिछले साल अक्टूबर में कजान में हुई दोनों नेताओं की बैठक को दिया। Since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who in Kazan in October last were able to set a new trend, and we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. अजीत डोभाल ने 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर वार्ता को अहम बताते हुए उम्मीद जताई कि ये भी पिछली बार की तरह सफल होगी। NSA ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और ऐसे में ये वार्ता विशेष महत्व रखती है। I'm very hopeful that like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance. This is the 75th year of our diplomatic relations, and it's a time to celebrate, and
we find that with this new energy and the new momentum, that it is this thing be your personal efforts and with the maturity and the sense of responsibility of our diplomatic teams and our missions in the countries, your ambassador here, and also our armies on the borders, we have been able to make it this thing. अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सीमा पर शांति और स्थिरता ये सबसे महत्वपूर्ण है और काफ़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह से हमने एनएसए को भी सुना कि काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये 24वें दौर की जो वार्ता है ये भी सफल होगी। इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी वार्ता को लेकर? ये वार्ता चल रही है और वार्ता की शुरुआत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहें या विदेश मंत्री कहें, दोनों भूमिका में वे हैं, उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी बयान दिया और दोनों का जो एक इंट्रोडक्टरी बयान था कह सकते हैं कि वो काफ़ी उत्साहजनक था इस मामले में कि दोनों देशों के बीच जो पिछले कई सालों में एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, खास करके सीमा पर स्थिति की वजह से दोनों ने इस बात को महसूस किया और इस बात को रिकॉग्नाइज भी किया। खास करके वांग यी ने रिकॉग्नाइज किया कि पिछले कुछ सालों से जो सीमा पर स्थिति थी उस स्थिति के कारण दोनों देशों की जनता को और दोनों देशों को और यहाँ तक कि अन्य जो विकासशील देश है उन देशों को भी इसकी क्षति उठानी पड़ी है। इसलिए कजान में जो पिछले साल ब्रिक्स की समिट हुई थी, उस ब्रिक्स की समिट के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो एक बातचीत हुई और उस बातचीत के गाइडेंस में अब जब एससीओ शिखर सम्मेलन हो रहा है उसके पहले ये जो एक सीमा मसले पर जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की 24वीं बैठक हो रही है, तो निश्चित तौर पे इसमें एक पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए एससीओ संगठन एक ऐसा है जो क्षेत्रीय देशों का ही संगठन है और उनके बीच में एक सकारात्मक संकेत खास करके भारत और चीन की तरफ से जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए एससीओ बनाया गया वो उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण थे, खास करके जो क्षेत्रीय सुरक्षा को और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से। इसलिए आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो बैठक चल रही है इसके बाद में हमें आशा है कि इसके बाद एक बयान आएगा, खास करके विदेश मंत्रालय की तरफ से एक रिलीज आएगा। संभावना इस बात की है कि चाइना की तरफ से भी एक बयान आएगा। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये जो संकेत मिले हैं शुरुआती संकेत काफ़ी सकारात्मक है और इस संकेत से यह भी साफ झलकता है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक सहयोग की भी संभावनाएं पहले से काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि अभी सूत्रों से एक खबर आई कि जो चाइना कुछ दिनों से रेयर अर्थ मटेरियल्स को रोके हुए था उसका व्यापार शुरू करेगा भारत से। चाइना ने जो टनल बोरिंग मशीन होती है उसको भी रोका हुआ था, उसको भी वो भेजना शुरू करेगा। फर्टिलाइजर्स पर भी कई तरह के रोक लगे थे चाइना की तरफ से, उसे भी शुरू किया जाएगा। तो बहुत ही सकारात्मक संकेत आज सुबह मिला जो कल विदेश मंत्री की बातचीत हुई थी और उसी के आलोक में आज जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बैठक है उससे भी सकारात्मक संकेत ही मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस गर्माहट की और जिस गर्मजोशी का जिक्र हो रहा था वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अखिलेश, साथ ही जहाँ पर अगर हम स्थिरता की बात कर रहे हैं तो स्थिरता सीमा से जुड़े मुद्दों की बात भी और व्यापार से जुड़े मुद्दे की बात को लेकर भी यहाँ पर है। किस तरह से इकोनॉमी दोनों ही और एक जो एशिया से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर भी इस वक्त जो मौजूदा वैश्विक स्थिति है, जाहिर है जब दो बड़े देश मिलते हैं तो इसको लेकर भी चर्चा होती है। उस लिहाज से भी हम उम्मीद कर रहे हैं किसी अहम समाधान निकलने की या अहम वक्तव्य की जो एमईए की तरफ से आएगा। देखिए, भारत की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि सीमा पर अगर शांति नहीं रहेगी तो दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य नहीं रहेंगे। भारत की तरफ से यह भी कहा जाता रहा है कि जो भी विवादित क्षेत्र है भारत और चीन के बीच में, चीन उसे यह न समझे कि वो उसका इलाका है, क्योंकि चीन को अक्सर ये भ्रम होता है कि ये विवादित है इसलिए वो उसका इलाका है। तो इस बात को भी लगातार भारत की तरफ से कहा जाता रहा है कि इस बात से चीन को सचेत रहना चाहिए कि वो इनका इलाका नहीं है। तो ये दोनों जो आवश्यक बातें भारत की तरफ से लगातार कही जा रही थी, लगता है कि चीन को इस बात की समझ
समझ आई है और इसी वजह से चीन की तरफ से लगातार इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। और अभी जो सीमा पे जो जमावड़ा सैनिकों का है दोनों देशों के बीच का, वो जमावड़ा भी कम हो रहा है। और जब ये जमावड़ा कम होता है, तनाव कम होता है, तो व्यापार बढ़ता है। निश्चित तौर पे व्यापार ऐसे भी हमारा चल रहा था, लेकिन बहुत ही कई ऐसे क्रिटिकल क्षेत्र के व्यापार होते हैं, वो व्यापार पर रोक लग जाती है। भारत की तरफ से भी कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, चीन की तरफ से भी, तो उस पर निश्चित तौर पे खुलापन आएगा। और जब भारत और चीन के बीच व्यापारिक खुलापन और जो एक राजनयिक तनाव कम होता दिखता है, तो जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों के अंदर भी उत्साह बनता है। क्योंकि देखिए, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा अगर रहेगी तो संघर्ष बढ़ेगा, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा रहेगी तो जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों के अंदर भी एक संकोच उत्पन्न होगा। तो इसलिए सकारात्मक सहयोग इसके लिए जरूरी है। और इस लिहाज से कल विदेश मंत्री ने भी कहा था कि 3 चीज़ों का अगर ध्यान रखें हम लोग, कि पारस्परिक संवेदनशीलता रहे, पारस्परिक सम्मान रहे और एक दूसरे के इंटरेस्ट का ख्याल रखें। तो ये 3 बातों को आधार बना के कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हुई है। तो निश्चित तौर पे इससे जो व्यापार में भी सहूलियत बनेगी और जो संकेत मैंने बताया कि 3 चीज़ों पे जो व्यापार पे रोक लगाई थी चीन ने, उस पर उसको खोला गया है। और इससे विकासशील देशों के साथ भी जो व्यापार होगा उस व्यापार में भी सहूलियतें बिल्कुल। तो म्यूचुअली किन क्षेत्रों में हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये अहम कड़ी है इन दोनों देशों के बीच जो ये अहम वार्ता। और ये बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो भारत और चीन संबंधों में जो जिस सकारात्मकता की और जिस गर्मजोशी की बात लगातार हो रही है, उसके साफ संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आइए अब रुख करते हैं मुंबई का, जहाँ पर इस वक्त बारिश का कहर जारी है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में आज भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। खासतौर पर मुंबई, ठाणे, कोंकण और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई इलाकों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और इसके चलते नदी किनारे बसे गांवों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से खेती को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। किंग सर्कल, अंधेरी, सबवे जैसे निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। मुंबई में आज भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके मद्देनजर स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है। मुंबई विश्वविद्यालय की आज होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं, जो अब तक 23 अगस्त को आयोजित की जाएंगी। ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी बारिश का जोर जारी है। इन क्षेत्रों में भी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। रायगढ़ जिले में अंबा नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, जबकि कुंडलिका नदी चेतावनी स्तर को पार कर चुकी है। रत्नागिरी जिले में लगातार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। खेड़ तालुका की जगबूढ़ी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और राजापुर की कोदबली नदी भी चेतावनी स्तर को पार कर चुकी है। तो मूसलाधार बारिश ने सभी का जीना बेहाल किया हुआ है। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिशिर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो तटीय इलाका है, कोंकण की बात करें, मुंबई की बात करें, थाने, पालघर जैसे इलाकों की बात करें, यहाँ पर मूसलाधार बारिश कल भी हुई थी और आज भी मूसलाधार बारिश सुबह से जारी है। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं, मुंबई की तस्वीरें हैं। दरअसल जो मुंबई के निचले इलाके हैं, जो लो लाइंग एरियाज है, उसमें ये स्थिति आप देख पाओगे और इसके कारण जो है यातायात में काफी दिक्कतें यहाँ पेश आ रही है। अभी जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार जो लोकल ट्रेन है मुंबई की, जो लाइफलाइन मानी जाती है, तो उसको भी रोक दिया गया है। कुछ स्टेशन पर लोकल ट्रेन चल रही है, लेकिन जो सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है और साथ ही साथ हार्बर रेलवे की स्पेशलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ स्टेशन पे लोकल ट्रेन की सर्विसेज को रोका गया है। सुबह से लगातार बारिश जारी है। आज मुंबई को रेड अलर्ट दिया गया और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि सुबह से ही बारिश जो है रुक रुक कर यहाँ पर गिर रही है और इसीलिए मुंबई में अलग अलग जगह पर यह स्थिति आप देख पाएंगे।
इसके चलते अगर बात करें तो बीएमसी ने स्कूलों को छुट्टी दी है, लेकिन साथ ही साथ जो सरकारी जो ऑफिसेस है उनको भी जो है आज छुट्टी घोषित कर दी गई है, और जो प्राइवेट ऑफिसेस है उनको कहा गया है कि अपने एम्प्लॉइज जो है घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इस प्रकार की सूचना बीएमसी द्वारा दी गई है। हालांकि सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि मुंबई सटा अगर देखा जाए थाने इलाका है, पालघर है, वहां पर भी इसी प्रकार की जो है आप तस्वीर देख पाओगे। चूंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो हाई टाइड का भी समय है, और इसीलिए हाई टाइड के दौरान जो है अगर देखा जाए मुंबई में काफी दिक्कत होती है अगर ज्यादा बारिश होती है तो, क्योंकि उस वक्त जो है ये जो पानी बारिश का होता है वो समुद्र में नहीं जा पाता, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि कई जगह पर इस प्रकार से जल भराव होता है। जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी जम जाता है, और इसीलिए जो लोग चलते हैं रास्तों पर उनके लिए दिक्कत है, लेकिन साथ ही साथ गाड़ियों का आवागमन भी रुक जाता है। इस वक्त मुंबई की रफ्तार रुकी हुई है थोड़ी सी, लेकिन अगले 3 से 4 घंटे भी काफी महत्वपूर्ण होंगे मुंबई के लिए और साथ ही साथ महाराष्ट्र के इन तटीय इलाकों के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आईएमडी की तरफ से क्या कुछ अनुमान बताया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश जारी है उसको लेकर आईएमडी की तरफ से और कुछ आगे आने वाले समय में कब तक राहत मिल सकती है? देखिए, आज का दिन जो है मुंबई को रेड अलर्ट दिया गया है। कल जो है मुंबई को ऑरेंज अलर्ट जो है आईएमडी द्वारा दिया गया है, और इसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि आज जिस प्रकार से बारिश हो रही है आज दिन भर ये बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कल भी इसकी संभावना है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए बारिश का थोड़ा जोर कम हो गया, और इसीलिए जो रास्तों पर जो पानी था उसको कहीं ना कहीं पंपिंग स्टेशंस के द्वारा निकाला जा रहा है। मेरे पीछे जो आवाज सुन रही है दरअसल ये पंपिंग स्टेशंस की आवाज है, जो यहाँ जो पानी आप देख पा रहे हो उसको निकालने का प्रयास कर रही है। तो आने वाले अगर देखा जाए 3 से 4 घंटे महाराष्ट्र के लिए और खास तौर पर मुंबई के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल, इस वक्त यहाँ में देख सकते हैं शिशिर, यहाँ पर बीएमसी की तरफ से स्कूल कॉलेजेस बंद किए हैं, प्राइवेट ऑफिसर्स को भी निर्देश जारी किए गए हैं। किस तरह से आमजन वहां पर इस वक्त चल रहा है, जो कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं काफी बुरा हाल है? बिल्कुल, देखिए मैं फिर से एक बार मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से ये तस्वीर दिखाने के लिए मुंबई की, जो कि हम इस वक्त दक्षिण मुंबई में है। ये परेल इलाका है, और परेल इलाके में यहाँ पर मोस्टली जो है ऑफिसेस ज्यादा होते हैं, लोग काम करने यहाँ पर सुबह के वक्त ज्यादा आते हैं। लेकिन आज चूंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी इसलिए यहाँ पर जो है लोगों की तादाद थोड़ी कम है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से फंसे हुए, चाहे वो बाइक्स हो जो कि अगर देखा जाए घुटने भर पानी में बाइक्स चल रही है। हालांकि कुछ बाइक जो है यहाँ पे बंद भी पड़ चुकी है, इसलिए लोग धक्का मार के जो है बाइक्स को लेके आ रहे हैं। तो ये नजारा मुंबई के दक्षिण मुंबई समेत अगर देखा जाए तो मुंबई कुछ इलाकों का जरूर है, और अगर बारिश यूं ही अगर बरसती रही तो जाहिर सी बात है कि आज काफी दिक्कतों का सामना मुंबई वासियों को करना होगा, लेकिन साथ ही साथ जलस्तर बढ़ेगा। खासतौर पर और एक बात इस वक्त सामने आ रही है, मुंबई के मीठी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। मीठी नदी जो कि मुंबई की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, जो कि अगर देखा जाए तो मध्य मुंबई और साथ ही साथ जो पश्चिम उपनगर है मुंबई को उसको जोड़ती है, समुद्र में जाकर ये नदी मिलती है। अगर इसका जलस्तर बढ़ता है और ज्यादा तो मुंबई के कुर्ला समेत सांता क्रूज जैसे बैंड्रा जैसे कई इलाकों में जो है जलभराव की स्थिति हम देख पाएंगे और पानी और बढ़ सकता है। हालांकि इसके लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था की गई थी, मीठी नदी को जो है स्वच्छ किया गया था, साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग जगह पर जो है पंपिंग स्टेशंस बिठाए थे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, बिल्कुल यहाँ पे महाराष्ट्र की कई नदियां यहाँ पर उफान पे हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में किस तरह से वहां पे जो तटीय इलाकों में या लो लाइंग एरिया में लोग अभी हैं, उनके लिए क्या कुछ है प्रशासन की ओर से? देखिए, नदियों की बात करें जया तो महाराष्ट्र में कोंकण के साथ साथ पश्चिम महाराष्ट्र की जो नदी है वो इस वक्त उफान पर है। कोल्हापुर की बात करें, विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी कुछ नदियां जो है अपने उफान पर है। कुछ नदियों ने जो है डेंजरस लेवल क्रॉस किया है। तो ऐसे में आज जब उप मुख्यमंत्री मंत्रालय में थे तो उन्होंने सभी इस चीज का जायजा लिया और जो वहां के जिलाधिकारी है उनको कहा कि जो नदी तट के जो गांव है उनको आगाह किया जाए, उनको सुरक्षित स्थलों पर पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ बड़े जो डैम्स है उन डैम्स के दरवाजे भी खोले गए हैं जो कि पानी वहां से गुजर सके, और इसीलिए ये भी आशंका जताई जा रही है कि जिसके कारण जो है गांव में भी पानी भर सकता है, जो नदी किनारे जो गांव है। तो ऐसे में प्रशासन द्वारा वहां पर एनडीआरएफ और साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई है। मुंबई में भी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। साथ ही साथ जहां पर इस प्रकार से नदियां उफान पर है वहां पर जो है लोकल प्रशासन द्वारा और साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर
फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए तो हम देख सकते हैं कैसे महाराष्ट्र, मुंबई, तमाम जो जगह हैं इस वक्त किस तरह से जलमग्न नजर आ रही है। और यहाँ महाराष्ट्र के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में यमुना नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आज सुबह 6 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.91 मीटर पर पहुंच गया था, जो अब तक घटने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर का जायजा लिया संवाददाता गिरीश निशाना ने। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही यमुना का ब्रिज है, ओल्ड रेलवे ब्रिज, जहां पर मापा जाता है कि दिल्ली के अंदर इस समय कितने पर यमुना नदी बह रही है। और इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय भी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुबह 6 बजे मंगलवार को यमुना नदी का जल स्तर 205.91 मीटर था, जो 1 घंटे बाद घटकर 205.85 मीटर पर पहुंच गया और फिर उसके 1 घंटे बाद 205.79 मीटर पर ये यमुना नदी का जल स्तर पहुंच गया। और लगातार दिल्ली के अंदर अब यमुना नदी का जल स्तर घटने लगा है, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी भी यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से एहतियातन कदम उठाए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार समीक्षा कर रही हैं। सोमवार को भी उन्होंने असीता और दिल्ली ITO छठ घाट समेत कई घाटों का निरीक्षण किया और जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उसका विशेष रूप से जायजा लिया। और मंगलवार की सुबह भी वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंची, जहां पर कहीं न कहीं यमुना के जल स्तर की वजह से इलाके प्रभावित हो रहे हैं। कैमरामैन सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां के कुल्लू जिले में भारी बारिश के कारण उफनती व्यास नदी पर बने भूतनाथ पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की काफी परेशानी जो है वो बढ़ गई है। तो कुल्लू में व्यास नदी पर बने भूतनाथ पुल के पास सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ पर तो बारिश का कहर यहाँ पर भारत के कई राज्यों में जारी है। उफनती नदियां और क्षतिग्रस्त होती सड़कों से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए मिड डे प्राइम। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र से जुड़े मसले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2022 में 21 साल के एक मुस्लिम युवक और 16 साल की मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के तहत वैध माना था। हाई कोर्ट में मामला उस याचिका के चलते पहुंचा था जिसमें विवाहित जोड़े ने अपनी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नगरत्ना की बेंच ने कहा कि NCPCR का इस मामले से क्या संबंध है। आयोग इस मामले में पक्षकार नहीं था तो उसका अपील दायर करने का क्या औचित्य है, जबकि शादी दोनों की मर्जी से हुई थी। जस्टिस नगरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। NCPCR ने ये नहीं कह सकता कि 2 बच्चों को संरक्षण ना दिया जाए। अगर 2 नाबालिग बच्चों को हाई कोर्ट संरक्षण देता है तो NCPCR ऐसे आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है।
तो एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को खारिज किया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में हुई इस बैठक को कूटनीतिक प्रयासों की अहम कड़ी माना जा रहा है। जेलेंस्की के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि ये युद्ध जल्द ही खत्म होगा, क्योंकि उनके अनुसार पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही इसे समाप्त करना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी पर ट्रंप की रुख की सराहना की और कहा कि यूक्रेन रूस संघर्ष के दौरान इस संघर्ष को खत्म करने की दिशा में ट्रंप निर्णायक भूमिका में है। मिड डे प्राइम में अब बात करेंगे खेल से जुड़ी खबरों की, और आइए इसके लिए सीधे रुख करते हैं सुचित्रा का। इंडिया का ऐलान आज होगा। एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। भारतीय चयनकर्ताओं के लिए एशिया कप का दल चुनना किसी कठिन इम्तिहान से कम नहीं है। दावेदारों की लंबी फहरिस्त के बीच जगह सीमित है, जिससे चयन काफी मुश्किल हो गया है। इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की निगाहें आगामी एशिया कप पर हैं। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में युवा भारतीय टीम ने पिछले कुछ समय में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टीम ने पिछले 20 में से 17 मैच में जीत हासिल की है। भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्शन में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों का योगदान रहा। इसके बावजूद एशिया कप के लिए भारतीय टीम का चयन आसान नहीं होने वाला है। चयनकर्ताओं के पास इस बार विकल्पों की भरमार होगी और टीम चुनने के लिए एक नाजुक और बेहद महत्वपूर्ण संतुलन बनाने की जरूरत होगी। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 9 से 28 सितंबर तक होने वाले एशिया कप के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे में इनमें से किसी को भी बाहर रखना मुश्किल है। इनमें से कोई भी उस T20 टीम का हिस्सा नहीं था जो आखिरी बार फरवरी में खेली थी। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर की भारतीय T20 टीम में वापसी की बात हो रही है। हाल ही में समाप्त हुई इंग्लैंड सीरीज में शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज शानदार फॉर्म में नजर आए। टीम इंडिया को 15 सदस्यीय दल का चयन करना है। फिलहाल एक स्थान के लिए 2 या 3 दावेदार नजर आ रहे हैं। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बतौर सलामी बल्लेबाज अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उसके बाद तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के साथ टीम का बल्लेबाजी क्रम बेहतरीन खिलाड़ियों से भरा हुआ है। सूर्य कुमार यादव कप्तान हैं, वहीं संजू सैमसन विकेट कीपर हैं। ऐसे में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पर बात आ जाती है। श्रेयस ने कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया। यशस्वी भी लगातार शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। ऐसे में सलामी बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल और मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर को चुनने में किसी न किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय हो सकता है। गिल की ही तरह सिराज ने भी T20 में लंबे समय से कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, लेकिन इंग्लैंड में अपने प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। बुमराह की टीम में वापसी तय नजर आ रही है। अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा काफी समय से T20 में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। ऐसे में तेज गेंदबाजों का चयन भी चयनकर्ताओं के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। T20 चैंपियन टीम इंडिया की नजर 2026 की शुरुआत में T20 वर्ल्ड कप के खिताब को बचाने पर होगी। इसकी तैयारी के लिए सितंबर में होने वाला एशिया कप 2025 बेहतरीन मंच होगा। हालांकि रोहित, कोहली और जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के संन्यास के बाद टीम इंडिया के लिए T20 विश्व खिताब की रक्षा करना आसान नहीं होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। नीतू डेविड के नेतृत्व वाली चयन समिति ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज और 30 सितंबर से शुरू हो रहे महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए आज भारतीय महिला टीम का चयन करेगी। भारतीय टीम का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज जीती और फिर इंग्लैंड में सीरीज अपने नाम की। बात टेनिस की। कार्लोस अल्कराज ने सिंसिनाटी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में अल्कराज के प्रतिद्वंदी शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर पहले सेट के बीच से ही रिटायर हो गए। सिनर जिस वक्त मैच से रिटायर हुए वे 0-5 से पीछे चल रहे थे। वे सिर्फ 23 मिनट बाद ही मैच से हट गए। अल्कराज का ये सीजन में तीसरा मास्टर्स 1000 खिताब है।
इससे पहले वे मोंटे कार्लो और रोम में भी खिताब जीत चुके हैं। तो इस वक्त की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो आज नजर रहने वाली है टीम इंडिया के चयन पर। भारतीय पुरुष टीम का चयन होगा एशिया कप क्रिकेट के लिए और महिला टीम का चयन होगा वनडे वर्ल्ड कप के लिए। तो बिल्कुल सुचित्रा, हमारी नजर रहेगी, देखते हैं हमारे पसंदीदा खिलाड़ी इसमें चुने जाते हैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल खेलों की खबरों को हमसे साझा करने के लिए। तो मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश भर की खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मिड डे प्राइम के बाद आप देख सकते हैं सिर्फ सीधा न्यूज पंच। नमस्कार। Good.